ओके जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना रेटिनल वेन ओक्लूजन, इसी तरह ये भी सिमिलर टॉपिक है, लेकिन इसमें वेन के बजाय आर्टरी की ओक्लूजन हो रही होती है। तो ये दो तरह की होती है जी ओक्लूजन। पहली जो होती है उसको कहते हैं जी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, ठीक है ना, और दूसरी है जी ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। ठीक है, अब नाम से ही पता लग रहा है कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में क्या होगा कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है ना वो ओक्लूड हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन हो जाएगी इसमें। ठीक है, और इसमें ब्रांच जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की ब्रांच होगी ना मेन, वो ओक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी पहली जो वजह आपको देखने में मिलेगी वो है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस आपको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो एथीरोमा कहाँ बनता है, 75% ऑफ केसेस में ये एथीरोमा बन रहा होता है जी किधर, लेमिना क्रिब्रोजा के लेवल पर। ठीक है ना, आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन जो है उसमें ज़्यादातर थ्रोम्बोसिस कहाँ पे हो रही होती है, तो लेमिना क्रिब्रोसा के लेवल पे हो रही होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है एम्बोलिज्म। ठीक है, एम्बोलिस जो है ना, एम्बोलिस वो आ सकता है किसी भी जगह से, यानी कि कैरोटिड आर्टरी से भी आ सकता है, एओर्टिक आर्च से भी आ सकता है, और कार्डियक ओरिजिन भी इसका हो सकता है। 20% ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कार्डियक ओरिजिन होता है। ठीक है, एम्बोलिज्म का। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन, यानी आर्टरीज की जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं उनकी वजह से ये ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जाइंट सेल आर्थराइटिस। ठीक है, कौन सा, जाइंट सेल आर्थराइटिस। आपको पता है कि ये लार्ज आर्टरीज की जो है तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, तो इसमें भी क्या होगा जी, ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की ओक्लूजन हो सकती है। उसके अलावा पेरियार्ट्राइटिस हो सकते हैं, जैसे कि यानी डिजीजेस हैं, एसएलई हो गई, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा पोलियार्ट्राइटिस नोडुसा। ठीक है, ये दो डिजीजेस हैं। ठीक है, कौन सी जी, एसएलई एंड पोलियार्ट्राइटिस नोडुजा। ठीक है, इसके अलावा एंजियोस्पाज्म हो सकता है और इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो सकता है। ठीक है, ये सारी काजेस हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये अगर काज आपको मिलती है तो आपका शक चले जाना चाहिए किसकी तरफ, क्राउ की तरफ, यानी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की तरफ। ठीक है, और इसमें अब सिम्टम क्या आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आई में कोई भी डिजीज़ अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी एटियोलॉजी पता होनी चाहिए, उसके बाद सिम्टम, सिम्टम से आप उसको पता लगेगा कि ये कौन सी डिजीज़ है। ठीक है ना, शक आपका जाएगा, फिर वो डायग्नोसिस की तरफ आपको लेके जाएगा डिजीज़ के बाद। ठीक है, तो एमेरोसिस फ्यूगेक्स इसको कहते हैं। किसको कहते हैं जी, इसके सिम्टम को। इसके सिम्टम क्या है जी, एमेरोसिस फ्यूगेक्स। एमेरोसिस फ्यूगेक्स का मतलब है कि रिपीटेडली, बार बार ये होगा कि डिक्रीज्ड वीएन की एपिसोड्स आएंगी और ये यूनिलेटरल होंगी। हमेशा आपने याद रखना है कि ये यूनिलेटरल होंगी और बार बार ब्लाइंडनेस की क्या आएंगी जी, आपको एपिसोड्स आएंगी। और दूसरी चीज़ क्या, पेनलेस सडन लॉस ऑफ वीएन होगा। ठीक है, कौन सा वीएन जी लॉस, पेनलेस वीएन लॉस, पेन इसमें नहीं होगा। सिनेरियो में इस तरह से आता है ना कि एक पेशेंट है जिसको मतलब डिक्रीज वीएन के एपिसोड्स आ रही हैं, यानी अभी थोड़ी देर के लिए उसकी जो है चली जाएगी नज़र, और कुछ दिनों बाद या महीने बाद फिर आ जाएगी, और फिर वापस ये हो सकता है कि दोबारा से चली जाए। तो ये जो सडन पेनलेस लॉस ऑफ वीएन आ रहा है और बार बार आ रहा है, यानी एक दफ़ा हो गया ये लॉस ऑफ वीएन, फिर दोबारा से होगा, ठीक होगी फिर नज़र, फिर होगा दोबारा से। तो इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं एम्बोलस है जो कि डिसलॉज हो रहा है, फिर बन रहा है, फिर डिसलॉज हो रहा है। इसी वजह से ये क्या हो रहा है जी, आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है। ठीक है ना, और बार-बार विजन लॉस आ रहा है पेशेंट को। ठीक है, ये इसके सिम्पटम्स हैं। और साइंस में आप क्या चीज़ देखेंगे, साइंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
ओके, तो पहली चीज़ जो साइन में आप देखते हैं वो देखते हैं आप विजुअल एक्विटी, ठीक है ना? और विजुअल एक्विटी आपको डिक्रीज मिलेगी, प्रोफाउंड लॉस हुआ होगा वीएन का, ठीक है ना? और परसेप्शन ऑफ लाइट में भी ना हो उस बंदे को, ठीक है ना? इस हद तक भी जा सकती है ये ओक्लूजन, ठीक है? पहली चीज़ आपने देख ली। दूसरी चीज़ आप देखेंगे प्यूपिल को, तो प्यूपिल का हमेशा आपको टोटल आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है ना? लाइट रिफ्लेक्स जो होगी वो एब्सेंट होगी, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स नहीं होगी, ठीक है, एब्सेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने देख ली, विजुअल एक्विटी डिक्रीज हुई होगी, काफ़ी सारी डिक्रीज हुई होगी, और ये अप टू लाइट परसेप्शन, ठीक है ना, नो लाइट परसेप्शन, यानी कि इतनी भी कम हो सकती है कि लाइट परसेप्शन भी ना हो रही हो पेशेंट को, ठीक है। दूसरा प्यूपिल आपने देख ली रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगी, यानी कि क्या हुआ होगा जी, टोटल आफ्रेंट प्यूपिल डिफेक्ट, क्या जी, टोटल आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट आया होगा, ठीक है ना। और ये रिलेटिव नहीं है, टोटल है, याद रखना आपने, ठीक। और फंडस एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फंडस एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले वाइटिश अपीयरेंस मिलेगी रेटिना की, ठीक है ना। रेटिना के ऊपर वाइटिश वाइटिश अपीयरेंस मिल रही है, और क्लाउडी स्वेलिंग हुई हुई होगी, कहाँ पे, मैक्यूला के ऊपर, ठीक है ना। मैक्यूला के ऊपर क्या हुई होगी जी, स्वेलिंग, यानी एडिमा मिलेगा आपको। दूसरी क्या चीज़ आपको मिलेगी, रेटिनल आर्टरीज, वो एक्सट्रीमली थिन हुई होंगी, ठीक है ना, ज़ाहिर है उनके अंदर ब्लड ही नहीं जा रहा, तो वो थिन ही होना है उन्होंने, ठीक है ना। कि देखें वाटर का जो पाइप है, जो फ्लेक्सिबल पाइप हो, तो उसके अंदर से पानी जब गुजरता है तभी वो फूलता है और अपनी साइज़ में आता है नॉर्मल, ठीक है। जब उसमें फ्लो ही नहीं हो रहा तो उन्होंने सिकुड़ना ही है, ठीक है। तो इसी तरह रेटिनल आर्टरीज जो होंगी आगे वाली, जिनको वो सेंट्रल वाली सप्लाई कर रही थी, तो उनमें पानी नहीं जा रहा, पानी आई मीन ब्लड नहीं जा रहा, तो ब्लड नहीं जा रहा, उसकी वजह से वो एक्सट्रीमली थिन नज़र आएंगी। और वेन्स में क्या होगी जी, वेन्स ऑलमोस्ट नॉर्मल नज़र आएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आप चीज़ देखेंगे ब्लड कॉलम। ब्लड कॉलम क्या होता है कि ब्लड आप देखते हैं कि सही जा रहे आर्टरीज के अंदर कि नहीं, तो वो किधर सही जा रहा है, नहीं जा रहा होगा। और अलबत्ता वेन्स में आपको नज़र आएगा, वो भी किस तरह का नज़र आएगा जी, ये कैटल ट्रैकिंग साइन मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि किस तरह का जो है ब्लड कॉलम मिलेगा, तो कैटल ट्रैकिंग साइन। इसका मतलब ये है ना, जैसे वो ये माल मवेशी चलते हैं ना जहाँ पे खेतों में, तो वहाँ पे अपना एक ट्रैक बना देते हैं, ठीक है ना। इस तरह के इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो वो ट्रैक बना देते हैं। तो इस तरह की कैटल ट्रैकिंग साइन आपको मिलेगा कहाँ पे जी, रेटिना के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट आप चीज़ देखें जी, क्लाउडीनेस ऑफ रेटिना आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा जी, ये ऑप्टिक क्याज्मा के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। और ये फोविया सेंट्रैलिस पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसका जो है ना, तो आइडेंटिफाइंग पॉइंट है, आईडी पॉइंट है, वो है जी चेरी रेड स्पॉट, जिसका आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इसने नहीं बताया चेरी रेड स्पॉट, वो आपको फंडस पे क्या मिलेगा जी, चेरी रेड स्पॉट। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि चेरी रेड स्पॉट आ कहाँ से रहे, ओक्लूजन तो पीछे हो गई है, ठीक है, आर्टरी में, तो अब ब्लड ही नहीं आ रहा, तो रेड कैसे हो गया स्पॉट मैक्यूला के ऊपर। तो मैंने आपको मैक्यूला पढ़ाते हुए और ये जो है तो रेटिना और मैक्यूला का जब मैंने लेक्चर दिया तो उसमें बताया था कि मैक्यूला वो पॉइंट है जो कि मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी, उसमें भी फोविया सेंट्रैलिस जो पॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे मैक्सिमम जो है विजुअल एक्टिविटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ से रेटिना सबसे थिन होता है, ठीक है, थिनेस्ट आप कह सकते हैं, थिनेस्ट है, तो यहाँ पे आगे वाले वसल्स का ब्लड तो नहीं आ रहा, लेकिन पीछे वाली जो कोरोइड की लेयर है रेटिना से नीचे या उसके पीछे आप कह सकते हैं, जो कोरोइड है रेटिना से बाहर, ठीक है, कोरोइड में तो वस्कुलर सप्लाई बिल्कुल अच्छी है, और उसकी वस्कुलर सप्लाई जब लाइट आप डालेंगे ना फंडस के ज़रिए से, ठीक है ना, फंडस के ऊपर आप फंडोस्कोपी के ज़रिए से जब देखते हुए लाइट डालेंगे उसमें, तो आपको ये रिफ्लेक्शन नज़र आएगी ब्लड की, ठीक है। वो ब्लड किसका होगा जी, कोरियो कैपिलरीज का ब्लड होगा, कोरोइडल वसल्स का ब्लड होगा, वो आपको नज़र आएगा एज आ चेरी रेड स्पॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है ना, वो ये है कि
कुछ वीक्स तक अगर ये ओक्लूजन ख़त्म ना हो ना, तो उसके बाद एट्रोपी भी स्टार्ट हो जाती है और फिर जो है आर्टरीज़ वगैरह की थ्रेड लाइक अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाती है। देखिए ना, आपको पता है जिस तरह के ये पिंपल वगैरह बनते हैं, तो बाद में स्कारिंग हो जाती है। पिंपल तो ख़त्म हो गया, लेकिन स्कार उसकी जगह रह जाता है। इसी तरह यहाँ भी हो रहा है जी, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा होगा तो डीजेनरेटिव चेंजेस आएँगी और उसकी वजह से क्या होगा जी, thread light atrophic changes will be appeared on the arteries of the retina। ठीक है, तो इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है कि इसकी कॉज क्या है। ठीक है ना, अगर कॉज ऐसी है कि जो ट्रीटेबल नहीं है, ट्रीट नहीं हो पाई, तो जाहिर है ये भी ट्रीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करती है ये इसकी प्रोग्नोसिस, डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे, कि ऑब्स्ट्रक्शन कितनी हुई हुई है। ठीक है, अगर ज़्यादा हुई हुई है तो जाहिर है फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर कम हुई हुई है तो ईज़िली ट्रीटेबल है। ठीक है, और टाइम ऑफ ओक्लूजन कि कितना टाइम से ये ओक्लूजन जारी है, कितना टाइम हो गया उसको, एट्रोपी तो नहीं हो गई। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से किया जाता है, ठीक है? पहली चीज़, आपने रिलीव करना है मसल के स्पाज़्म को, ठीक है ना? दूसरी चीज़ क्या करनी है जी? डिसलॉज करना है एम्बोलाई को, ठीक है? यानी जो मसल में स्पाज़्म आया हुआ है, सिकुड़ी हुई है, उसको डायलेट करना है वापस और डिसलॉज करना है एम्बोलाई को, जो आके उधर ओक्लूड किया हुआ है, जिसने आर्टरी को फँसा हुआ है जो, ठीक है ना? तो ये किस तरह से किया जाता है जी? इंट्राओक्युलर प्रेशर को लोअर किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले क्या किया जाएगा? इंट्राओक्युलर प्रेशर को लोअर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? एसिटाज़ोलुमाइड 500 ग्राम इंट्रावेनस आप देते हैं, ठीक है? ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ट्रीटमेंट में ये भी लिखें, ठीक है? बहरहाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बुक में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मानिटोल आप 20% देते हैं इंट्रावेनस, ठीक है? 1 ग्राम पर केजी आप देते हैं बॉडी वेट इंडेक्स के मुताबिक, ठीक है? और दूसरी चीज़ आप क्या कर रहे हैं जी? ओक्यूलर मसाज दे रहे हैं डिसलॉज करने के लिए, एम्बोलाई को डिसलॉज करने के लिए आप मसाज दे रहे हैं आई के ऊपर, ठीक है ना? ताकि वो डिसलॉज हो गए। आइसोसोर्बाइड नाइट्राइट देते हैं, ठीक है? आपको पता है ये हार्ट अटैक जिन पेशेंट्स को होता है उनको भी देते होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये वेसल स्पाज़्म को क्या करता है जी, ट्रीट करता है और डिसलॉज कर देता है एम्बोलाई को, ठीक है ना? वेसल को डायलेट करके, ठीक हो गया? और इन्हेलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 5% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 95% ऑक्सीजन, इससे क्या होगा जी? इससे ये होगा कि रिलीव होगा एंजियोस्पर्म और जो है परफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट। परफ्यूजन का मतलब कि ब्लड सप्लाई आएगी और ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट सेल्स को, ठीक है? स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है जी इंट्रावेनसली, ठीक है? एम्बोलाई को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। और रेट्रोबिल्बर टोलाजोलिन इंजेक्शन, ठीक है? इसके ज़रिए से क्या होता है जी? इसके ज़रिए से डिक्रीज़ होता है रेट्रोबिल्बर रेजिस्टेंस, ठीक है? जो ब्लड फ्लो के लिए रेजिस्टेंस आ रही है रेट्रोबिल्बर का, वो ट्रीट हो जाती है रेट्रोबिल्बर टोलोजोलिन इंजेक्शन देने से, ठीक है? तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, ठीक है? ये सेम ही है, सेम एज़ लाइक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, लेकिन इसमें चेंज क्या है? अब देखें, ये रेटिना है पूरे का पूरा, तो यहाँ से आपको पता है कि ये मैक्यूला है समझ लें, तो ये ब्रांचेज़ वगैरह आ रही हैं और इस तरह से आ रही होती हैं और इसके अंदर सेंट्रल रेटिनल वेन एक ही होती है, ये पीछे मतलब ऑप्टिक नर्व के अंदर होती है, ठीक है? तो आप सोचें कि सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन जब थी वो यहाँ पे आ रही थी, ठीक है? जबकि ब्रांच रेटिनल वेन या ओक्लूजन यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, किसी एक जगह पे आएगी। तो ज़ाहिर है जिस जगह को ये देखें ना, इस जगह को ये सप्लाई कर रही है ऊपर वाली ब्रांच, यानी सुपीरियर ब्रांच, और इन्फीरियर ब्रांच इस एरिया को सप्लाई करी, तो जिस एरिया की ब्रांच ओक्लूड होगी उस एरिया की भी ये नोड जाएगी, ठीक है ना? और उस एरिया में ही वो चेंजेस नज़र आएंगी, ठीक है ना? तो इसमें आपको चेरी रेड स्पॉट तो वैसे मिल सकता है और मिलेगा, लेकिन बाकी जो फंडस की चेंजेस होंगी ना, तो वो आपको पता लग जाएंगी कि फुल का फुल जो रेटिना है ना, वो पूरे का पूरा वाइट अपीयरेंस नहीं होगी, वाइटिश अपीयरेंस उसकी, बल्कि आधे की वाइटिश होगी। ज़ाहिर है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक है वहाँ पे वाइट क्यों होगा? नहीं होगा, ठीक है? जबकि जहाँ पे सप्लाई कट गई है, जो ब्रांच डैमेज हुई है, उस साइड वाला एरिया क्या हो जाएगा जी? वाइटिश अपीयरेंस देगा, ठीक है? तो आप इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये देखें, ये ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन हुई हुई है, तो इसकी वजह से देखें ऊपर वाला एरिया किस तरह का है और नीचे वाला कैसा है। ऊपर वाला एरिया
परफ्यूजन हो रही है, रेडिश अपीयरेंस है, और ये वाइटिश अपीयरेंस है क्योंकि ये नीचे वाली यानी इंफीरियर ब्रांच रेटिनल आर्टरी की ओक्लूजन हुई हुई है, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इस लेवल पे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा जी, वीएल फील्ड डिफेक्ट आएगा, ठीक है, वीएल फील्ड में डिफेक्ट आएगा, पूरे का पूरा पूरी की पूरी लॉस नहीं होगी, ठीक है ना। जिस फील्ड की वीएन उड़ी है, जहाँ पे आर्टरी ओक्लूजन आएगा, उसी फील्ड का जो है ना तो वीएन उड़ जाएगी और आधी चीज़ें नज़र आएंगी और आधे एरिया में नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप करते हैं FFA यानी फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, और इससे पता लग जाता है कि नॉन परफ्यूजन एरिया कौन सा है और ओक्लूजन कहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वो है जी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी ROP, ठीक है। थैंक यू।